नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ब्रेक एकेडमी में। मेरा नाम है प्रज्ञान राय और आज हम लोग वीएल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने कैट के लिए बनाया है उसका लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देखेंगे। टाइप 4 वर्बल लॉजिक क्वेश्चंस जो कि ऑड सेंटेंस आउट है। ब्रीफली आपको बता देता हूँ ऑड सेंटेंस आउट क्या है। आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनमें से 4 एक पैराग्राफ बनाता है और एक जो सेंटेंस है वो किसी ऑफ कोर्स किसी और पैराग्राफ से लिया जाता है। ऑफ कोर्स वो वेवर्डली डिफरेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि 4 सेंटेंसेस फैन के बारे में बोल रहे हैं और एक सेंटेंस हाथी के बारे में बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो भी फैन ही के बारे में बोलेगा, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होगा उसमें, ताकि आपको पता चले कि जिस पैराग्राफ में बाकी 4 बिलोंग करता है उसी पैराग्राफ में वो सेंटेंस बिलोंग नहीं करता। मोस्ट लाइकली सबसे इजीएस्ट वे है सेंटेंस किसी और पैराग्राफ से उठा लेना, या फिर लेटर है उसी पैराग्राफ का लेटर एक सेंटेंस उठा लेना। ठीक है, तो ये वाला है। आपको ये बताना होता है कि चार कौन से 4 सेंटेंसेस साथ में है और कौन सा एक सेंटेंस है जो साथ में नहीं है, जो अलग है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। 5 jumbled up sentences related to a topic are given below. 4 of them can be put together to form a coherent paragraph. Identify the odd one out and key in the number of the sentence as your answer. Most historians, however, तो however है तो इससे तो पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, do agree that the Byzantine Empire terminated on Tuesday, May 29, 1453, when the Ottoman Sultan Mehmed II conquered Constantinople. तो मोस्ट हिस्टोरियंस ये अग्री करते हैं कि बाइजेंटाइन एम्पायर इस डेट पे खत्म हुआ था। बाइजेंटाइन was and continues to be a less than perfect but convenient label which differentiates the Eastern Roman Empire from the Western Roman Empire. So 2 से starting हो सकता है। There is no universal agreement among historians as to what period of time the term Byzantine Empire actually refers to. तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टार्टिंग हो सकता है और इससे 1 का एक कनेक्शन है, मतलब 3 और 1 एक पेयर है। There is no universal agreement among historians as to what period of time the term Byzantine Empire actually refers to. Most historians, however, do agree that the Byzantine Empire terminated on this date when Ottoman Sultan Mehmed II conquered Constantinople. तो 3 और 1 एक पेयर बनाता है। आगे देखते हैं। The discussion of dates highlights the differences in the ethnic and cultural mix between the two halves of the Roman world and the distinctness of the medieval state from its earlier Roman heritage. 4 may be a continuation of 2. 2 के साथ 4 continue हो सकता है। This is especially important after the fall of the latter. तो ये जो latter है, ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर के बारे में बोल रहा है। मतलब 2 और 5 भी एक पेयर है। 4 बात करें, देखिए अगर आप 3125 देखते हैं तो वो एक्चुअली बाइजेंटाइन एम्पायर है क्या उस बारे में बता रहा है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है उस बारे में बता रहा है। 4 क्या बता रहा है, ये जो डेट का डिस्कशन है ये क्या हाईलाइट करता है, ये क्या दिखाता है कि एथनिक एंड कल्चरल मिक्स क्या था टू हाफ्स ऑफ द रोमन वर्ल्ड में, मेडिवल स्टेट कैसे डिफरेंट था अर्लियर रोमन हेरिटेज से, ये सब। लेकिन ये तो अलग पैराग्राफ हो गया ना, ये तो बाद में आएगा कि क्या एक्चुअली ये डेट का डिस्कशन दर्शाता है। लेकिन डेट्स के बारे में सारे 1, 2, 3 और 5 में बताया गया है। 4 therefore is the odd sentence out। और बाकी सेंटेंसेस का ऑर्डर क्या होगा, बाकी सेंटेंस का ऑर्डर होगा 2531। 2531 क्योंकि यहां से शुरू होता है। बाइजेंटाइन was and continues to be less than perfect but convenient level which differentiates the Eastern Roman Empire from the Western Roman Empire. This is especially important after the fall of the latter in the 5th century. There is no universal agreement कि Byzantine Empire कब से कब तक था, लेकिन खत्म हुआ था 1453 में, ये most historians agree करते हैं। So 2531 is the order of the sentences and 4 is the odd sentence out. अगर आप ये odd sentence out questions में order भी निकाल लेते हैं तो 2 फायदे होते हैं। आप श्योर हो जाते हैं कि 4 आपका odd sentence out है, क्योंकि बाकी चारों एक पैराग्राफ कोहेरेंट पैराग्राफ बना रहे हैं। दूसरा, आपका पैराजम्बल्स का भी प्रैक्टिस हो जाता है। तो जब भी आप odd sentence out प्रैक्टिस करें, आप साथ में ऑर्डर भी निकालें ताकि आपका एक तीर से 2 निशान हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Hume starts at the same point as his fellow Breton and predecessor John Locke.
that the mind begins to have ideas when it begins to perceive, and drawing on this insight, Hume devised his principle. Perception for Hume is divided into ideas and impressions, and the difference between the two is a difference of degree, not kind. And so impressions are more forceful and lively than ideas. तो पहला सेंटेंस बता रहा है कि ह्यूम ने अपना थ्योरी कब दिया था और कैसे दिया था. दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि ह्यूम के हिसाब से परसेप्शन क्या है. This view goes back to Plato's doctrine of anamnesis, which maintains that all learning is a form of recollection, as everything we learn is in us before we are taught. तो कोई एक व्यू होगा, तो ये स्टार्टिंग सेंटेंस तो नहीं है. और यहाँ पे क्योंकि डेविड ह्यूम का नाम पूरा दिया हुआ है, तो मोस्ट लाइकली 4 इज द स्टार्टिंग सेंटेंस. इसी के बाद ये ह्यूम, यहाँ पे भी ह्यूम है, यहाँ पे भी ह्यूम है, मतलब मोस्ट लाइकली 4 इज द स्टार्टिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज. चलिए आगे बढ़ते हैं. David Hume's theory of ideas differs from René Descartes because he rejects innatism. ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग सेंटेंस है. डेविड ह्यूम का थ्योरी रेने देकार्ते की थ्योरी से अलग है क्योंकि वो इनेटिज्म को रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे भी एक देखिए अर्ली मॉडर्न वर्जन ऑफ इनेटिज्म है, मतलब 4 और 5 कनेक्टेड है, लेकिन अर्ली मॉडर्न वर्जन से ये एंशियंट वर्जन पहले आएगा ना. तो 5 में बोल रहा है द अर्ली मॉडर्न वर्जन ऑफ इनेटिज्म emphasizes that the mind is not a blank slate but we are equipped with some ideas before our birth and sensory perception. मतलब पहले ये बोल रहा है कि डेविड ह्यूम्स थ्योरी ऑफ आइडियाज differs from René Descartes because he rejects innatism. वो innatism को reject करता है. ये जो view है, this view goes back to Plato's doctrine of anamnesis, which maintains that all learning is a form of recollection, as everything we learn is in us before we are taught. तो डेविड ह्यूम ने इनेटिज्म को रिजेक्ट कर दिया था. ये जो इनेटिज्म वाला व्यू है, ये गोज बैक टू प्लेटोस डॉक्ट्रिन ऑफ एनालिसिस. प्लेटो के डॉक्ट्रिन तक जाता है, जहां पे प्लेटो ने बोला था कि जो भी हम लोग सीखते हैं वो नया कुछ नहीं सीखते, ये एक रिकलेक्शन है. ऑलरेडी हमारे हेड में वो है, हम रिकलेक्ट करते हैं और वो चीज बाहर आ जाता है. द अर्ली मॉडर्न वर्जन, मतलब प्लेटो के बाद, प्लेटो इज द एंशिएंट वर्जन, द अर्ली मॉडर्न वर्जन, मतलब इसके बाद 5 होगा. The early modern version of innatism emphasizes that the mind is not a blank slate, but we are equipped with some ideas before our birth and sensory perception. So innatism का early modern version वो प्लेटो के एनालिसिस से ही आता है. प्लेटो बोल रहा है कि कुछ भी नहीं सीखते हम लोग, everything is there in the head, हम लोग just recollect करते हैं. अर्ली मॉडर्न वर्जन क्या बोलता है इनेटिज्म का? वो बोलता है कि माइंड इज नॉट अ ब्लैंक स्लेट. माइंड एकदम ब्लैंक स्लेट नहीं है, नई चीजें हम नहीं सीखते हैं. हमारे अंदर ऑलरेडी परसेप्शन या सेंसर आइडियाज है. ठीक है. Hume starts at the same point as his fellow Breton and predecessor John Locke, that the mind begins to have ideas when it begins to perceive, and drawing on this insight, Hume devised his principle. Hume इसका उल्टा बोलता है. जॉन लॉक जहां पे थे, जॉन लॉक के थ्योरी के ऊपर ह्यूम ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले से ही हमारे अंदर कुछ है. हमारे जो माइंड है, ह्यूमन माइंड है, वो आइडियाज तब डेवलप करना शुरू करता है जब हम लोग परसीव करना सीखते हैं. ठीक है, जब हम चीजों को परसीव करना सीखते हैं. और इसी इंसाइट के ऊपर ह्यूम ने अपना प्रिंसिपल बनाया. तो 4 3 5 1 इज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस. और 2 वाला जो है, दिस टॉक्स अबाउट परसेप्शन क्या है ह्यूम के लिए, विच इज अ डिफरेंट पैराग्राफ. ठीक है, तो 2 इज द ऑड सेंटेंस आउट, 4 3 5 1 is the most logical order of the sentences. ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैट लेवल का डिफिकल्ट ऑड सेंटेंस आउट है. इसको सोच समझ के प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए कि एक्चुअली कैसे कैट में सेंटेंसेस के ऑर्डर को समझाया जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Climate science has long used large data sets to understand the functioning of the climate system. But the field has been slow to use the passively generated information from digital devices and services that categorize big data. So first sentence क्या बोल रहा है? First sentence बोल रहा है climate science बहुत large data, बहुत दिनों से large data sets use करता है climate system के functioning को समझने के लिए. लेकिन ये field, this area, climate science, has been slow to use the passively generated information from digital devices and services that characterize big data. लेकिन big data जहां से आता है, जो digital devices से या services से आता है, उसको यूज करने में ये climate science बहुत slow है.
तो ये एक स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है, ये एक नया आइडिया ही दे रहा है। डिस्पाइट दिस नेग्लेक्ट मतलब टू स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं होगा। डिस्पाइट दिस नेग्लेक्ट मतलब इससे पहले एक सेंटेंस में किसी नेग्लेक्ट का बात किया होगा। यही एक एक्चुअली वन में ही एक नेग्लेक्ट है कि द फील्ड ऑफ क्लाइमेट साइंस हैज बीन स्लो टू यूज द पैसिवली जनरेटेड इंफॉर्मेशन। तो वन के बाद टू आ सकता है, देखते हैं। डिस्पाइट दिस नेग्लेक्ट वास्ट अमाउंट्स ऑफ geocoded data on human environment interactions relevant to adaptation already exist digitally and are being added daily. ये नेग्लेक्ट के बावजूद नए डेटा हर रोज ऐड हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। Such data are not limited to the developed world, with widespread global cell phone coverage and social media use for example. तो वो बोल रहा है कि सच डेटा मतलब ये जो वास्ट अमाउंट ऑफ जियो कोडेड डेटा, शायद यही बोल रहा है, इट्स नॉट लिमिटेड टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। वाइड स्प्रेड सेलफोन यूसेज है, सोशल मीडिया यूसेज है, उससे ये सब डेटा आता है, जियो कोडेड डेटा आता है। सो मोस्ट लाइकली टू के बाद थ्री हुआ। टू एंड थ्री गिव्स अस अ पेयर एक्चुअली। तो टू और थ्री साथ में होना चाहिए मोस्ट लाइकली। लेट अस सी। In the human dimensions community, big data has rarely been used, aside from studies measuring public opinion on climate change based on social media posts. So 4 is a continuation of 1. Although a consistent definition is lacking, there is agreement that big data are characterized by the increasing volume, variety, and velocity of data streams. Of course, 5 is a different idea altogether. 5 बिल्कुल ही अलग आइडिया है, क्योंकि 5 बोल रहा है कि बिग डेटा का डेफिनेशन नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली किस चीज से कैरेक्टराइज होता है, बिग डेटा क्या है, इसके बारे में तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट साइंस क्यों बिग डेटा यूज नहीं करता है। तो 5 इज द ऑड सेंटेंस आउट, क्योंकि 5 बिल्कुल ही एक अलग चीज बोल रहा है। बाकी सेंटेंस का ऑर्डर क्या होगा, 2 और 3 तो पेयर होगा ही, 1 से शुरू होगा। सो 1 4 2 एंड मैं एक बार पढ़ता हूं आपके लिए। क्लाइमेट साइंस हैज लॉन्ग यूज्ड लार्ज डेटा सेट्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम, but the field has been slow to use the passively generated information from digital devices and services that characterize big data. In the human dimensions community, big data have rarely been used, the continuation है one का, aside from studies measuring public opinion on climate change based on social media posts. So human dimensions community में कभी big data यूज ही नहीं किया गया climate science से related, सिर्फ लोगों के ओपिनियन को एनालाइज करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है। उसके बाद टू, डिस्पाइट दिस नेग्लेक्ट, इस नेग्लेक्ट, ये जो नेग्लेक्ट है कि यूज ही नहीं किया गया ह्यूमन डायमेंशंस कम्युनिटी में, डिस्पाइट दिस नेग्लेक्ट vast amounts of geocoded data on human environment interactions relevant to adaptation already exist digitally and are being added daily. ये नेग्लेक्ट के बावजूद डेटा हर रोज ऐड होता जा रहा है। सच डेटा आर नॉट लिमिटेड टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड के ऊपर लिमिटेड नहीं है। वाइड स्प्रेड ग्लोबल सेलफोन कवरेज है, सोशल मीडिया यूसेज है, इससे भी काफी सारा डेटा डेली ऐड होता रहता है। तो ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस इज 1 4 2 3 एंड 5 इज द ऑड सेंटेंस आउट। तो दोस्तों, अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगा तो हमें जरूर बताइए, और हमें ये भी बताइए हम और क्या सीरीज बना सकते हैं ऐसे। अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस एरिया में या किसी भी एरिया में, तो हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे कमेंट बॉक्स पे दिया हुआ है, और हर पेज के नीचे भी ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा और क्या जानना चाहते हैं, कि आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप हमें कमेंट करके ये सब बताते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट।